हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ाकू। मैं हूं चक्रधर और आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स में होने वाले एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो क्या तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि रेस्पिरेशन क्या है। ब्रेक डाउन ऑफ डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। पचे हुए भोजन को जो है तोड़ करके उससे एनर्जी प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। और यह रेस्पिरेशन बच्चों दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन सा? एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और यह एनारोबिक रेस्पिरेशन कब होता है बच्चों? जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस के बिना ही ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो बच्चों, इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में फुल ब्रेकडाउन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल का पूरा ब्रेकडाउन हो जाता था कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। जो फूड हमारा है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, और जब थोड़ा ही टूटेगा तो थोड़ा ही एनर्जी मिलेगा। इस तरह से कुछ एनर्जी रिलीज होता है। अब यह एनर्जी रिलीज होता है तो जानते हैं एनर्जी जो रिलीज होगा वह डिफरेंट प्रोसेसेस जो ऑर्गेनिजम्स में चलेंगे उसमें उसका उपयोग होता है। रेस्पिरेशन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। और वह स्टेप वाइज प्रोसेस क्या क्या है बच्चों? पहला इसमें प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस, जो हम लोगों ने एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ा था। सेम यहां भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होता है बच्चों? इसमें जो है जो डाइजेस्टेड फूड मटेरियल है सुगर्स, वह ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ शुगर मॉलिक्यूल टूट जाता है। और यह पहला स्टेप है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का पहला स्टेज कौन सा है? ग्लाइकोलाइसिस। और यह ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है बच्चों? यह होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या? जैसे यह सेल है, न्यूक्लियस है, तो ये जो लिक्विड पोर्शन है इसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों? और इसमें एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। वन शुगर मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स। और ये ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है और पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया, यानी 2 3 कार्बन कंपाउंड हो गया, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट बनेगा। इसको हम एक छोटे से स्मॉल इक्वेशन के रूप में हम जान सकते हैं कि ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स एंड 2 ATP इज रिलीज्ड। 2 ATP इसमें बनता है। और यह ATP क्या बच्चों? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी रिच कंपाउंड। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है यह 2 प्रकार से होता है। एक जो ईस्ट में होता है, ईस्ट में रेस्पिरेशन एनारोबिक किस प्रकार से होता है? इसमें भी एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है, यहां पर। ठीक है? और इस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। क्या कहते हैं बच्चों? फर्मेंटेशन।
जब पावरोटी बनाते हैं तो पावरोटी फूलता है कैसे? इसी प्रक्रिया से ईस्ट जो है का उपयोग किया जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोग फर्मेंटेशन भी कहते हैं बच्चों। और फर्मेंटेशन में क्या होता है, इसमें पायरुवेट कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में, C2H5OH इथेनॉल, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी भी रिलीज होता है। यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन जो इसमें होता है, तो पायरुवेट 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल, 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है। और यह पायरुवेट यहां बच्चों देखोगे इट इज 3 कार्बन कंपाउंड, और इथेनॉल क्या है C2H5OH, वो है 2 कार्बन कंपाउंड, यानी 3 कार्बन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू 2 कार्बन कंपाउंड। दूसरा है एनारोबिक रेस्पिरेशन, कुछ बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल सेल्स और पैरासिटिक वर्म्स में होता है, यानी यह भी एनारोबिक रेस्पिरेशन है। तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है बच्चों, 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड में टूट गया, और वह 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, पायरुवेट। और यहां भी सेकेंड केस में पायरुवेट जो है इन बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल सेल्स और पैरासिटिक वर्म्स में पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड, यह लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और एनर्जी को रिलीज करता है। यह जो है किस तरह के बैक्टीरिया में, एनारोबिक बैक्टीरिया में होता है, ह्यूमन मसल सेल्स। बच्चों ग्लूकोज ब्रेकडाउन पाथवे जिससे कि एनर्जी रिलीज होता है, उसे हम इस चार्ट से समझ सकते हैं। क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है वह टूट जाता है पायरुवेट में। कौन सा प्रोसेस होता है, ग्लाइकोलाइसिस। और यह ग्लाइकोलाइसिस कहां होता है बच्चों, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में यहां पर जो है यह प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस होता है। और इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुवेट में बदल जाता है, यानी 6 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड बदल जाता है, यानी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल में बदल जाता है। और यह पायरुवेट मॉलिक्यूल जो है जब ऑक्सीजन नहीं रहता है, यानी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यह एनारोबिक प्रक्रिया के द्वारा यह टूटता है। यह ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रक्रिया होती है और इसमें यह पायरुवेट इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी प्रदान करता है। यानी पायरुवेट इथेनॉल में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होता है। दूसरा, पायरुवेट मसल्स में यह टूट के बनाता है लैक्टिक एसिड और एनर्जी। यह प्रक्रिया भी इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन नहीं रहती है, यह मसल्स में होता है। और दूसरा है, जब पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एरोबिक रेस्पिरेशन के माध्यम से यह कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी पूरी तरीके से ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट जाता है और उससे एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी निकलता है। और उसके साथ साथ क्या होता है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर निकलता है। अब इन एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में फूड का इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है और
एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी फूड से पूरा का पूरा एनर्जी निकाल लिया जाता है, पर इसमें थोड़ा एनर्जी रह जाता है। समझे बच्चों? बच्चों, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन को का डिफरेंशिएशन एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है, इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों, हम लोग जाने कि यह एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में मुख्यतः क्या क्या अंतर है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। और इसमें क्या होता है बेटे, एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड, डाइजेस्टेड फूड जो है उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में चूंकि यह बिना ऑक्सीजन के होता है, इसलिए इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और यह एरोबिक रेस्पिरेशन ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, पर एनारोबिक रेस्पिरेशन किसी खास एनिमल्स में ही होता है, जैसे बैक्टीरियाज, वर्म्स और ह्यूमन मसल सेल्स किसी खास कंडीशन में होता है ह्यूमन मसल सेल्स में। और दूसरा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन यह साइटोप्लाज्म में होता है और कुछ भाग जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यानी यह साइटोप्लाज्म में भी होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म नहीं होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में से कुछ भाग नहीं होता है। दूसरा, इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसमें इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं? 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है बच्चों? केवल 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। इस तरह से देखते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में मात्र 2 एटीपी बनता है और एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है। इस तरह से हमने जाना कि रेस्पिरेशन में एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, यानी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब यह एनर्जी का क्या उपयोग है? एनर्जी का क्या उपयोग है? हम लोग जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट होता है, एनिमल्स में मूवमेंट होता है, तो वह मूवमेंट करने के लिए एनर्जी कहां से मिलती है? वह मिलती है रेस्पिरेशन से। और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसमें मस्कुलर मूवमेंट होता रहता है। ह्यूमन बीइंग्स में विगरस एक्सरसाइज जब करता है तो वह मूवमेंट कहां होता है? मसल्स में। और उस विगरस मूवमेंट को एनर्जी कौन प्रदान करता है? रेस्पिरेशन में जो एनर्जी मिलता है उससे हम विगरस एक्सरसाइज कर पाते हैं मसल्स के सहयोग से। दूसरा है मैसेज ट्रांसफर। एक जगह से दूसरे जगह मैसेज जो ट्रांसफर होता है उसमें भी एनर्जी खर्च होता है और दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेस रेस्पिरेशन। और यह मैसेज ट्रांसफर जो नर्व्स में होता है उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। दूसरा है ग्रोथ एंड रिपेयर। सेल के ग्रोथ और रिपेयर के लिए एनर्जी की जरूरत है और दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय रेस्पिरेशन। और दूसरा है शरीर के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ध्यान दो, रेस्पिरेशन में हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस में रिएक्शन है, ठीक है, और डिफरेंट रिएक्शंस पूरे शरीर में, डाइजेशन प्रोसेस में, एक्सक्रीशन में, न्यूट्रिशन में होता रहता है। और उस प्रोसेस को करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वहां एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है। और
हमारे एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो है, जैसे मैमल्स और बर्ड्स, इनका शरीर जो है वार्म ब्लडेड है, हर समय टेम्परेचर रहता है। उसको मेंटेन करने के लिए इस रेस्पिरेशन का होना जरूरी है। शरीर के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उसको होते रहने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और वह एनर्जी रेस्पिरेशन से मिलता है। न्यूट्रिशन के दौरान हमने फूड मटेरियल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ दिया था एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, एंड उसी एब्जॉर्बेबल फॉर्म एनर्जी को फिर से हमें कॉम्प्लेक्स लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है, जिससे कि हमारा शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट अलग अलग अवयव बन सके। जैसे हमारे मसल्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब बन सके। दूसरा है प्लांट्स नीड्स लेसर एनर्जी। प्लांट्स को एनिमल्स से कम एनर्जी चाहिए, क्योंकि दे डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इसलिए उन लोगों को कम एनर्जी की जरूरत होती है। समझे बच्चों? ध्यान देना कि रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उसका उपयोग ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स किस प्रकार करते हैं हम लोगों ने जाना। आई होप आप लोगों को स्टूडेंट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानकारी मिल गई होगी। एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है और रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसका हम लोग के शरीर के लिए क्या महत्व है, इसके बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए, और अगर यह टॉपिक आपको पसंद आया है तो इसे जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।